तो तुम्हारे बाबा क्या करते थे? बिल्डर थे। काफी कुछ जमीनें छोड़ी है मेरे लिए, पुणे में, मुंबई में। जमीनें हैं पुणे में, मुंबई में, इंजीनियरिंग पढ़े हो और इस सब के बावजूद कामगारों के सुपरवाइजर बने। हाँ, क्योंकि बाबा ने जो छोड़ा है वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। और वैसे भी मुझे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच रहकर काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये सुधीर परब ही कमलेश यादव है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पल्लवी और उसके माँ बाप इस बात से बिल्कुल अनजान हो? शायद जानते होंगे पर छुपा रहे हैं। शायद फैमिली खुद विक्टिम है सर। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली, वो भी तो मिसिंग है। तुम दोनों पल्लवी और उसके माँ बाप से बात करो, जो लीड मिले फॉलो करो। मैं कोल्हापुर में जाकर पता करता हूँ कि सुधीर परब की असलियत क्या है। शायद उसके अतीत में कुछ ऐसा मिले जो उसे रोकने में काम आए। इंस्पेक्टर मिलन, मैं इस बात से वाकिफ हूँ, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र है उसके अगले शिकार की। अगर आप इस सुधीर परब का फोटो पब्लिक कर देंगे तो वो उसे अलर्ट कर देगा। पर रचना, रेड अलर्ट जारी नहीं करना उन लोगों के लिए खतरा बढ़ा देगा जो इस सीरियल किलर के अगले शिकार होंगे। इंस्पेक्टर मिलन, मैं गलत हो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ये ऑपरेशन सीक्रेट रखना चाहिए। आपको अपनी पुलिस टीम्स और खबरियों को महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में भेजकर इस किलर के पास पहुंचना चाहिए। आप इसका फोटो पब्लिक कर देंगे तो वो शायद अंडरग्राउंड हो सकता है, और फिर पता नहीं वो कौन कौन से शहरों में जाके किन किन औरतों को अपना शिकार बनाए। बहुत शातिर आदमी है। ओके रचना, एक पॉइंट तक ये ऑपरेशन सीक्रेट रहेगा, पर ज्यादा देर नहीं। एक जगह कमलेश यादव, दूसरी जगह सुधीर परब, जहाँ से अरेस्ट हुआ था। पता नहीं किस नाम से ऑपरेट करता है। कोठों पर जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। ऐसे जगह को टारगेट करो। एक शहर, एक कस्बा, एक गांव, कुछ नहीं बचना चाहिए। पुलिस वाले तगड़े टिप देने को रेडी है, बस खबर पक्की होनी चाहिए। 12 अक्टूबर को निकला था कमलेश, उसके बाद कभी लौटा ही नहीं। कोई फ़ोन, कुछ भी नहीं सर। ये उसका तब का नंबर है। ये नंबर 12 अक्टूबर से बंद है? हाँ, मैंने सतारा पुलिस स्टेशन में भी यही नंबर दिया था। पाटिल सर, अक्टूबर 2016 में जो आपने कमलेश यादव के कॉल रिकॉर्ड्स और फ़ोन की डिटेल्स निकलवाई थी, आप वो मुझे भेज दीजिए। ठीक है सुधा, मैं भिजवा दूंगा। मगर कमलेश यादव का फ़ोन अक्टूबर 2016 से लेकर अभी तक स्विच ऑफ है। मैं ट्राई करता रहा। कोई बात नहीं सर, जैसा भी हम उसे ट्रैक करते हैं। मैं उस फ़ोन का IMEI नंबर भेज रही हूँ जो कमलेश यादव अभी तक इस्तेमाल कर रहा था। मुझे इस फ़ोन की पूरी डिटेल्स चाहिए अब तक की, अगर ये फ़ोन किसी और नंबर से इस्तेमाल हुआ हो या हो रहा हो। 12 अक्टूबर 2016 को आपका पति कमलेश यादव गायब होता है और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 14 अक्टूबर को आपकी बहन और आप लोगों की बेटी मोनाली कुर्वेकर चिपलून जाती है नौकरी के लिए, और उसके बाद कभी नहीं दिखती। आप लोगों ने कभी दो और दो नहीं मिलाया? एक बार भी शक नहीं हुआ इस सब के पीछे कमलेश यादव हो सकता है? पहले तो हमको यही नहीं मालूम था कि कमलेश यादव गायब हुआ है, और 1 हफ्ते के बाद में पल्लवी ने हमको ये बताया। साहब, कमलेश मेरा पति है, ऐसे कैसे हम मान लें कि मोनाली कमलेश के कारण गायब हुई है? मोनाली तो आई बाबा को बोल कर गई थी कि वो नौकरी के लिए जा रही है। मोनाली, ये कंपनी वाले वहाँ तेरे रहने का क्या इंतजाम कर रहे हैं? आई, उन्होंने बोला है कि रहने का इंतजाम और खाने का इंतजाम वो लोग करेंगे, तो पगार पूरा का पूरा बच जाएगा ना, जो मैं यहाँ भेजूंगी। आज के जमाने में इतना सब कुछ। ये लोग अच्छे तो होंगे ना? मैं एक बार वहाँ जाके उन लोगों से मिल लूंगी तो तुझे फोन करके ना सब बता दूंगी। कोई नया बड़ा होटल था जिसमें उसे नौकरी लगी थी, और इस नए बड़े होटल का नाम तक नहीं पता आप लोगों को। मोनाली ने बताया ही नहीं हमको। ये बात आपको कभी खटकी नहीं? वैसे वाई पुलिस ने चिपलून के हर छोटे बड़े नए पुराने होटल्स में पूछताछ की थी। किसी भी होटल में किसी ने भी मोनाली कुर्वेकर का नाम तक नहीं सुना था। मोनाली पहले भी पंचगनी और महाबलेश्वर के होटल में नौकरी कर चुकी थी, इसलिए उस पर शक करने का हमको कोई कारण मिला ही नहीं। पल्लवी, क्या तुम्हारे पास भी अपने पति कमलेश यादव पर शक करने का कोई कारण नहीं था? उसके अतीत के बारे में कितना जानती हो? कमलेश मुझे 2014 में मिला था। वो हम कामगारों का सुपरवाइजर हुआ करता था। सब उसे बहुत पसंद करते थे, मैं भी पसंद करती थी। ये मास्क पहनने से कम धूल फेफड़ों में जाएगी। ऐसे समझ में आया? इससे तबीयत कम बिगड़ेगी और नुकसान भी कम होगा। और अगर वैसे भी अगर जान है तो जहान है। आप सभी लोगों ने इसे पहनना चाहिए। लेकिन कमलेश सर, इसे पहन कर ना काम करना नहीं जमता है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी दिक्कत होगी, मगर कुछ ही दिनों के लिए होगी, लेकिन फायदे जिंदगी भर के लिए है। कोई कायदा नहीं है कि इसे पहनना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ चीजें कायदों के परे होते हैं, इंसानों के लिए सही होते हैं।
लो, इसे पहनकर काम करो, और जब आप शाम को घर लौटोगे तो देखोगे कि इसमें कितनी धूल जमी होगी जो आपके फेफड़ों में गई होगी। मुझे कमलेश से प्यार हो गया सर। वो मेरा ख्याल रखता था, मुझे उसकी ये बात सबसे अच्छी लगती थी, इसलिए शादी कर ली। हम शादी के खिलाफ थे साहब, हमारे मन में कुछ शंकाएं थी। उसने अपने बारे में कभी कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया चंद्रकांत जी कि उसका असली नाम सुधीर परब था? वो कोल्हापुर में मैथिली खेड़ेकर नाम की औरत के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार हुआ था। मैं किसी मैथिली के बारे में नहीं जानती। मुझे शक था कि कमलेश की जिंदगी में कोई मधु है। हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है। उसे मधु मधु करके बुलाता था। तो इस मधु की बात को लेकर तुमने क्या किया पल्लवी? कभी मधु के बारे में कुछ जानने की कोशिश की? कभी कमलेश से कुछ पूछा? हाँ, कमलेश, तुमने आज फिर मुझे मधु कहकर पुकारा। अच्छा, मधु? हाँ, तुमने पुकारा। मधु, हो गया मेरा, निकल रहा हूं मैं। पता नहीं क्यों, बस निकल गया होगा। लेकिन कमलेश, ये पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी तुमने मुझे मधु कहकर पुकारा है। कौन है ये मधु? मुझे क्या पता रहे, इतने अलग अलग लोगों से मिलता रहता हूं मैं, अलग अलग साइट्स पे। निकल गया होगा गलती से। इंसान हूं मैं, जुबान फिसलती है कभी कभी। चल निकलता। मुझे शक हो गया था कि कमलेश का किसी मधु के साथ चक्कर चल रहा है। मुझे लगा साइट पर कोई होगी ये मधु। मैंने अपने तरीके से साइट पे पता किया था, वहां कोई मधु नहीं थी। जब पल्लवी उस कमलेश को हमसे मिलाने लाई थी, हमने उसके माँ बाप के बारे में, उसके परिवार के बारे में पूछा। ठीक है, बचपन में तुम्हारे माँ बाप गुजर गए, लेकिन कमलेश, तुम्हारा कोई गांव तो होगा ना? किसी न किसी गांव में, कस्बे में कोई ना कोई रिश्तेदार तो होगा ही। अगर होगा भी तो मुझे कुछ याद नहीं है। इतने साल अकेला रहा हूँ, कुछ याद ही नहीं है बचपन के बारे में। लेकिन मेरे बाबा ने मेरे लिए काफ़ी कुछ छोड़ रखा था। उसी से मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, सब खुद किया मैंने। हाँ, कुछ रिश्तेदार थे ज़रूर, लेकिन उनका रिश्ता सिर्फ पैसों से था। लेकिन मैंने किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया। तो तुम्हारे बाबा क्या करते थे? बिल्डर थे। काफ़ी कुछ ज़मीनें छोड़ी है मेरे लिए, पुणे में, मुंबई में। ज़मीनें हैं पुणे में, मुंबई में, इंजीनियरिंग पढ़े हो, और इस सब के बावजूद कामगारों के सुपरवाइजर बने? हाँ, क्योंकि बाबा ने जो छोड़ा है वो कहीं भागा तो नहीं जा रहा है। और वैसे भी मुझे लोगों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, उनके बीच रहकर काम करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। पल्लवी बेटा, मैं घुमा के बात नहीं करूंगा, सीधे बोलूंगा। कमलेश ये आदमी मुझे टेढ़ा लग रहा है। वो कोई टेढ़े वेढ़े आदमी नहीं है, उन्हें वाकई लोग पसंद करते हैं। आप ना कभी साइट पर आके देखो, कमलेश की लोग बहुत इज्जत करते हैं। आई, उन्हें लोग सच्ची प्यार करते हैं क्योंकि वो दिल से लोगों की मदद करते हैं। ये सब बातें अपनी जगह पल्लवी, लेकिन जो आदमी अपने खानदान का नाम तक नहीं लेता, कहता है कि रिश्तेदारों को दूर कर दिया, ये क्या बात हुई? सबसे बैर तो नहीं हो सकता, जबकि वो कहता है कि उसे लोग पसंद है। आप लोगों ने उसे सही तरीके से नहीं देखा है। मैंने देखा है बाबा। हमने जिंदगी देखी है बेटा पल्लवी। मैं इस शादी को अपनी रजामंदी नहीं दे सकता। पल्लवी प्यार में अंधी हो गई थी, कमलेश से शादी कर ली, हमको अंधेरे में रखा, और हमें तब बताया जब कमलेश इसे छोड़ के चला गया। इसलिए कमलेश के गायब होने में और मोनाली के गायब होने में कोई लेन देन है, ये हमें सूझा ही नहीं। मुझे अभी भी नहीं लगता कि कमलेश ऐसा कुछ कर सकते हैं। कैसा कुछ पल्लवी? क्या यकीन नहीं होता है कि तुम्हारा पति कमलेश मोनाली को भगा के ले गया है? वो तो हम भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो अभी साबित नहीं हुआ है। लेकिन कोल्हापुर में जो मर्डर हुआ है वो तुम्हारे पति कमलेश ने खुद कबूल किया है। तुम्हारा पति कमलेश दरअसल खूनी सुधीर परब, जो कि शायद ये भी उसका असली नाम ना हो, और जो खून उसने किया है शायद वो खून भी उसका पहला खून ना हो। पल्लवी जाधव से हम सिर्फ ये जान पाए कि उसे और उसके परिवार को किस तरह कमलेश जाधव और सुधीर परब ने दगा दिया था। उसके सीरियल किलर होने की तरफ कोई इशारा नहीं मिल रहा था।
पर कोल्हापुर से हमें इस केस के लिए एक मजबूत ठोस लीड मिलने वाली थी। पर क्या ये लीड हमें इस सीरियल किलर तक पहुंचाएगी, ये देखना बाकी है। सुधीर परब पुलिस कस्टडी से भाग गया, पर कैसे रमेश? हमारी तरफ से लापरवाही हुई थी सर। 19 जून 2013 को कोल्हापुर के पास जंगलों में मैथिली खेड़ेकर की लाश मिली थी। और अब जब आप अपने केस के बारे में बता रहे हैं, मुझे याद आ रहा है कि हमें मैथिली खेड़ेकर के पर्स में से एक पैन कार्ड मिला था, किसी सचिन पांडे नाम के आदमी का। कॉन्डोम पहनकर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था? नहीं, पर आपके ही केस की तरह मैथिली को भी बेहोशी की वही दवा पिलाई गई। मडगांव के केस में भी वही इस्तेमाल हुई रमेश, और ना जाने कितने केसेस में ऐसा हुआ होगा। जिसका पैन कार्ड मिला था मैथिली के पर्स में, उस सचिन पांडे का क्या कहना था? इससे पहले कि हम सचिन से बात करने उत्तर प्रदेश जाते हैं, लाश की पहचान हो चुकी थी। हमें पता चल गया था कि लाश मैथिली खेड़ेकर की है। कैसे? मैथिली पास ही कंस्ट्रक्शन साइट पर कामगार थी, सुधीर परब के साथ रहने लगी थी। किसी से भी पूछ लीजिए, सब लोग यही कहेंगे कि मैथिली का और लेबर सुपरवाइजर सुधीर परब का चक्कर चल रहा था। ये उसके साथ उसके घर पे रहने लगी थी। कब से? यही कोई 4-6 महीने से। ये लेबर सुपरवाइजर सुधीर परब कहाँ है? 4-5 दिन पहले नौकरी छोड़कर चला गया। उसका कोई पता नंबर कहीं लिखा है? हाँ जी बिल्कुल है ना, 2 मिनट दीजिए। मतलब सुधीर परब आसानी से हाथ लग गया? हाँ, पर अब मुझे लग रहा है कि शायद उस दौरान सुधीर ने कत्ल करना शुरू नहीं किया। शायद मैथिली उसकी पहली शिकार थी। पर उसने सचिन पांडे का पैन कार्ड तो छोड़ा था पीछे, इन्वेस्टिगेशन को भटकाने। और उस तक जाने की बजाय सीधे सुधीर परब को उसके घर से उठाने निकल पड़े रत्नागिरी। कत्ल के बाद सुधीर अपने घर में छुपा बैठा था। कोल्हापुर पुलिस, सुधीर कुठे है? अंदर है वो। क्या बात है साहब? बुलाओ उसको। सुधीर, काय गो? पुलिस आई तेरे लिए कोल्हापुर से। काय झालं साहब? अरे शर्ट कहाँ पहन रहा है? अभी तो तेरी पैंट भी उतरेगी लॉकअप में। लेकिन मैंने किया क्या है? अब क्या किया इसने साहब? अच्छा तालमेल है पति पत्नी का। पति पूछता है क्या किया, और पत्नी बोलती है अब क्या किया। यूं चला है। मैं बोलता हूँ। बोलेगा? बोलूंगा। उठाओ इसे। बोलता हूँ मैं बोलता। मैंने मैथिली को पहले पूरी कहानी बकेगा तू, फिर सोचेंगे मारे या ना मारे। पक गया था सर मैं। शादी करो शादी करो शादी करो, वही रिकॉर्ड बजाते रहती थी हमेशा। मुझे तो सिर्फ सोने से मतलब था। इतना ऊब गया मैं कि खलास कर दिया उसको। चार महीने से ऊपर हो गए, 2 हफ्ते में करने वाले थे। बोलो कब करोगे शादी? मैथिली खाना तैयार है? तुमने बताया नहीं कब करोगे शादी। पहले ये बताओ शादी कब करेंगे हम? हाथ भी नहीं लगाने देती थी मुझे। शादी करो वही रिकॉर्ड बजाते रहती थी। फिर एक दिन मैं बोला उसे, रुक आज ही करते हैं शादी। लेके गया मैं उसे तब जंगल में। हाँ, मैंने मैथिली को बोला वहाँ एक मंदिर है, वहीं कर लेंगे शादी। और फिर उसे पिला दिया, बेहोश कर दिया। मुझे शादी नहीं करनी थी उससे। इस दवा के बारे में कैसे पता चला तुझे? मेरी आई बीमार रहती थी, डॉक्टर ने बोला था कि दवा पिलाओ, दर्द कम होगा, नींद भी अच्छी लगेगी। तो मैथिली को भी दे दी मैंने ये।
हमने चार्जशीट फाइल कर दी। हमारी रिमांड खत्म होते ही सुधीर को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। सुधीर परब अंडर ट्रायल था, उसके केस की सुनवाइयाँ होनी थी, पर उसके पहले ही जुडिशियल कस्टडी में सुधीर ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैसे? सुधीर के सेल में जो उसके साथी कैदी थे उनसे शिकायतें आती थी कि सुधीर परब उन सबके लिए परेशानी बन गया है। ये सुधीर परब सेक्स एडिक्ट था, जेल में उसकी तलब पूरी नहीं हो रही थी, तो वो वहाँ के कैदियों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता था। आप समझ रहे ना? हमने जब सुधीर की पत्नी शीतल को मैथिली खेड़ेकर के कत्ल के बारे में बताया तो वो उतनी चौंकी नहीं वैसे। मेरे कर्म फूटे थे साहिब, जो मेरे माँ बाप ने मुझे उस जानवर के गले बांध दिया। जेल से भी शिकायत आ रही है, उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है वो दूसरे कैदियों के साथ। उस हलकट को तो कोई भी चलेगा, कुछ भी चलेगा और कहीं भी चलेगा। तुझ में कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? हाँ, ये दिन रात एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है। एक ही चीज चाहिए तुझे। बीवी है तू मेरी, तेरे पास ना हूं तो कहाँ जाऊं? और किसी चीज के लिए आता है मेरे पास? हाँ, डॉक्टर के पास ले गया मुझे एक भी बार? 2 मिनट बैठ के बात की मुझसे? घर के काम में तो हाथ बटाता नहीं है तू। दिन रात यही सब चाहिए क्या तुझे? इसीलिए शादी करके लाया? सो जा चुपचाप। मैं बता नहीं सकती साहिब क्या क्या करता था वो। एक दिन अचानक छोड़कर कोल्हापुर चला गया और फिर वापस लौट आया। क्यों लौटा? रोज औरत जो चाहिए थी उसे, और कुछ नहीं दौड़ता था उसके दिमाग में इसके अलावा। उसके बच्चे को जन्म दिया था मैंने, एक पैसा नहीं दिया उसने आज तक। पैसे मांगती तो कहता जा अपने माँ बाप से मांग। सब बच्चा छोटा था इसलिए कमा नहीं पाई मैं। और वो वहशी क्या कर रहा था? वहां कोल्हापुर में किसी और औरत के साथ सो रहा था, झूठे वादे कर रहा था शादी के, फिर उसका कत्ल कर दिया। शायद इसलिए लौटा होगा मेरे पास, कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए, वरना वो क्यों लौटता मेरे पास? इसकी सेक्स एडिक्शन तब से थी, और शायद जेल से भागने की वजह भी वही थी। हाथ की नस काटी थी सुधीर ने, पर उसका मकसद खुदकुशी बिल्कुल नहीं था, यह हमें बाद में समझ में आया। हॉस्पिटल में पहले 2 दिन चुपचाप पड़ा रहा। तीसरी रात को हमारे कांस्टेबल कांबले को चकमा दे गया। कांस्टेबल कामले को बेहोश कर दिया था। हाँ, कांस्टेबल कामले को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और सुधीर के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। ये सुधीर परब सतारा जाकर कमलेश यादव बन जाता है और मडगांव में पता नहीं क्या बना होगा और हमारे नासिक में क्या। पर तब हमें बिल्कुल भनक नहीं लगी कि ये आदमी सीरियल किलर बन सकता है। यही तो मार खाते हैं। ऑलरेडी एक मर्डर में फरार कातिल ऐसा जुर्म दोबारा कर सकता है, सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस पॉसिबिलिटी को, इस गंभीरता को समझते ही नहीं। विनीत, तुम रत्नागिरी के लिए निकलो, इस सुधीर परब की पत्नी शीतल को ले आओ। अभी निकलता हूँ सर। सदा कमलेश यादव की साली मोनाली कुर्वेकर के केस पर काम कर रही है। शायद मोनाली का भी मर्डर हो गया। बिल्कुल हो सकता है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि ये सीरियल किलर इस वक्त कहाँ हो सकता है। मैडम, यहाँ मुंबई के कमाटीपुरा के कोठों पर भी ये कमलेश यादव उर्फ सुधीर परब बैठता था, और यहाँ भी सेम नौटंकी, बार बार हाथ धोना और मधु मधु करना। पर क्या ये पता चला कि वो इस वक्त कहाँ है? कोई लीड मिली? मैडम, कंस्ट्रक्शन साइट थोक के भाव से है। मैंने अपने कई बंदों को एक एक साइट पे भेजा है। वैसे एक बात थी मैडम। हाँ बोल। पूरे चांसेस हैं कि मुंबई में भी इसने ऐसे ही रेप और मर्डर किए हों, तो एक बार इसके डिटेल्स को मुंबई के थानों में घुमवाइए। वो हम कर चुके हैं, तू अपना काम कर। हमें कोई लीड चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। आई सजेस्ट कि आप अपनी सर्च पुणे पे फोकस कीजिए। तुम उसकी सोच को ट्रैक कर रही हो? हाँ, एक हद तक, कि वो क्या सोच रहा होगा कि आप उसको कैसे ट्रैक करोगे। अगर हम उसका पैटर्न फॉलो करें तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। वो जानता है कि शायद आप उसको ढूंढ रहे हो, तो इसीलिए नासिक में मर्डर के बाद वो नासिक तो नहीं जाएगा, ना ही वो कोल्हापुर, सतारा या फिर गोवा जाएगा। चिपलून तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और नागपुर में मनोज महात्रे का वॉलेट चुराने के बाद वो नागपुर भी नहीं जाएगा। पुणे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, इसलिए चांसेस है कि वो पुणे जा सकते हैं। गुरु खबरी को पुणे भेजो, उससे कहो कि वो वहाँ की अपनी टीम से कांटेक्ट करें। पुणे की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अनूप भोसले से बात करो। पुणे की हर कंस्ट्रक्शन साइट स्कैन करो, पर चुपचाप। ओके सर। नासिक क्राइम ब्रांच, ग्रामीण विभाग। अब क्या है साहब? वही तुम्हारा पति सुधीर। वो अब मेरा पति नहीं है।
क्या चाहिए आपको? शीतल, हमें उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके पहले कि वो एक और औरत को अपना शिकार बनाए। ये काय रे बाबा, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए तुम्हें काम पे लगे हो और तुम्हें नौकरी छोड़नी है। ऐसा क्या हो गया जगदीश? इससे अच्छी नौकरी मिल गई अश्विन जी। जगदीश, ये नौकरी भी तो काफी अच्छी है। इसके लिए मुझे अपने सेठ लोगों से बात करनी पड़ी, उन्हें मनाना पड़ा, और अब तो वो लोग भी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। मैं नई नौकरी में ज्यादा खुश रहूंगा अश्विन जी। आज मेरा आखिरी दिन है, कल से नहीं आऊंगा। और 2 हफ्ते की जो तनख्वाह बनती है हक से दे देना, खुशी होगी। ये मोनाली कुर्वेकर चिपलून से गायब हुई। इसकी बड़ी बहन पल्लवी से शादी की सुधीर ने, कमलेश यादव बनकर सातारा में। पहले वो गायब हुआ, उसके 2 दिन के बाद मोनाली गायब हुई। हमें शक है सुधीर ने उसके साथ कुछ किया होगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं सुधीर को कभी पहचान नहीं पाई साहब। उस लीचड़ आदमी के साथ मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक था कि मैं बदकिस्मती से उसकी पत्नी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। जब वो जेल से भाग गया, पुलिस आई थी पूछताछ करने, तब भी मैंने यही कहा था, और आज भी मैं यही कह रही हूँ साहब कि मैं सुधीर के बारे में कुछ नहीं जानती, सच में। शीतल, अगर सुधीर के बारे में कोई कुछ जानता है और बता सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सुधीर की माँ यहाँ रहती थी, जो 2012 में गुजर गई। उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती मैं। हम उसे पुणे में ढूंढ रहे हैं। वहां उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है, कोई अंदाजा है तुम्हें? मैं क्या अंदाजा लगाऊं साहब, सुधीर को कभी मैं पहचान ही नहीं पाई। बस इतना जानती थी कि उस आदमी में हवस भरी पड़ी थी, लेकिन वो इतनी औरतों का खून कर देगा, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। हाँ, भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे नहीं मार डाला। किसी मधु को जानती हो तुम? मधु? मधु? कौन मधु? मैं तो पहले दिन से बोल रहा था, इस कमलेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुक्र है पल्लवी, उसने तुझे छोड़ दिया। कहीं हमारी मोनाली उसके चुंगल में तो नहीं फंसी। पर मेरी स्टडी कहती है कि ये सिर्फ उन औरतों को मारता होगा जो इसके सामने सरेंडर नहीं करती। इसलिए इसने अपनी दूसरी पत्नी पल्लवी को नहीं मारा, जिससे इसने कमलेश यादव बनकर शादी की थी। पर इसने मैथिली खेड़ेकर को भी मार डाला, जो अपनी मर्जी से इसके साथ रह रही थी। हाँ, लेकिन शादी के लिए भी प्रेशर डाल रही थी ना। इस आदमी को किसी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं है। मैथिली को भी किसी बहाने से, शादी के बहाने से जंगल लेकर गया होगा और फिर मार दिया होगा। ये तो वही बताएगा इन दोनों केसेस में क्या हुआ। पूरा पुणे खंगाला जा रहा है उसकी तलाश में। सब पूरे चांसेस हैं कि आपको मोनाली की लाश वाई और चिपलून के बीच में मिलेगी। हो सकता है कि इसने मोनाली को नौकरी का झांसा दिया हो, या फिर किसी और बहाने से, मंदिर के बहाने से ये इसको वाई और चिपलून के बीच में किसी सुनसान जगह पे ले गया हो और वहाँ मार दिया होगा। उसके अब तक के सारे मर्डर्स में एक सिर्फ मैथिली है जिसको उसने मारने से पहले सेक्सुअली असॉल्ट नहीं किया, और मैथिली को मारने का रीज़न ये था कि वो उसके साथ किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता था। वो कोई इमोशनल रिलेशन नहीं चाहता। एक बार उसकी फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद वो औरत उसके लिए मायने खो देती है। वो औरत को जैसे एक जीतने वाली चीज़ समझता है, और एक बार जीत हासिल हो गई उसके बाद वो आगे बढ़ना पसंद करता है, जैसे कि पल्लवी के साथ हुआ। पल्लवी उसको बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन हो सकता है कि पल्लवी की बहन मोनाली, वो शायद उसके लिए एक चैलेंज हो, एक चुनौती। तो पल्लवी और उसके परिवार को कभी पता ही नहीं लगा होगा कि सुधीर उर्फ कमलेश उनकी बेटी मोनाली पर घात लगाए हुए था। वो जिन सेक्स वर्कर्स के पास जाता है उनका कत्ल नहीं करता है, क्योंकि वो उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो पैसे देकर उनको खरीद चुका होता है। जब हमने पुणे सिटी को टारगेट किया और इस हत्यारे को खोजने लगे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम उसे पुणे में धर लेंगे। हम बस एक चांस ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प था ही नहीं। पर ये जो हमने ब्लाइंड खेला, चांस लिया, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। हाँ, बैठिए मैं इसके साथ।
इसके बारे में जो भी पता है सब बता। बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक नहीं तो हाँ, सन की ज़रूर है, 1 नंबर का सन की। सनकी ने 1 नहीं 2 नहीं कई औरतों का मर्डर किया। क्या बात कर रहा है? हाँ। मेरे को तो ये ऐसा टाइम पास लगा था। बोलता था कभी साड़ी पहन के आओ, कभी उतार दो, कभी मधु बोल के बुलाता था, कभी हाथ धोने जाता था। एकदम अजीब था। इसका कोई मोबाइल नंबर या घर का पता? इतना किसके पास टाइम है? और कस्टमर से उसके घर का पता कौन पूछता है? तू आखिरी बार इसके साथ कब बैठी थी? 1 सप्ताह हो गया रहेगा। इसने मर्डर किया है। साहब बुधवार पेट और पुणे के सारे कोर्टों पर अपने बंदे भेज रखे हैं। वो इसलिए कि ये पता लगा सकें कि आज रात ये बंदा वहाँ गया है या नहीं। बढ़िया गुरु। कंस्ट्रक्शन साइट्स की क्या खबर है? कल सुबह से 2 टीमें लगने वाली हैं। सर मैंने पुणे में अरुण सर को अलर्ट कर दिया। उन्होंने कहा है कि पुणे से अभी ऐसा कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। मतलब सर वो अभी अपने अगले शिकार की तरफ टूट नहीं पड़ा है। हम उससे पहले उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। हम भी पुणे के लिए निकलते हैं। राजू, दीपक, आज ही आजूबा को तकलीफ मत देना। पहुंच के फोन करूंगी बाबा। बेटा संभल के जाना है। आगे ना एक मंदिर है, मेरा कब से मन कर रहा है वहां जाने का। माथा टेकेंगे और आगे बढ़ेंगे। रास्ते में है? हाँ हाँ बस रास्ते में ही है, 5-10 मिनट लगेंगे। अभी तुम नई नौकरी शुरू करने जा रही हो, दर्शन तो बनता है नहीं? ठीक है। The number you have called is currently switched off. भाई, ये आदमी जगदीश माने के नाम पर यहाँ लेबर सुपरवाइजर के तौर पे काम करता था। परसों ही नौकरी छोड़ी है इसने और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? किया क्या जगदीश ने? बहुत बड़ा कांड किया। सनकी है बंदा। मुझे भी लगा था ऐसा। यहाँ कहाँ रहता था? चकभूषण टेकरी के पास घर है इसका। चल 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 चल। रुक 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 रुक। भाऊ, ये बंदा परसों काम छोड़ कर गया। इसके साथ कोई औरत भी काम छोड़ी क्या? हाँ, एक औरत थी जो पिछले 8 महीने से यहाँ काम कर रही थी। कल ही अपना हिसाब करके निकल गई। नाम नंबर? तेजस्विनी महाडिक। नंबर मेरे रजिस्टर में है। जगदीश, और कितना दूर है? बस यही है, 10 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। तब तक ये ठंडा पी। लाओ मैं देखता हूँ। ये अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? धूप की वजह से आ रही होगी। तेजस्विनी फोन नहीं उठा रही है। उसके घर का एड्रेस भी है मेरे पास। जल्दी। अब इस तेजस्विनी का फोन स्विच ऑफ है। सर मैं तेजस्विनी के घर ही जा रहा हूँ और 2 बंदे को खूनी के घर भेजा है। हम आधे घंटे में पुणे पहुंच रहे हैं। तुम जल्द से जल्द तेजस्विनी के घर पहुंचो। तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो। तेजस्विनी यही रहती है? हाँ, क्यों? बुलाइए जरा। वो घर पर नहीं है। वो आज सुबह सोलापुर काम के लिए गई है। इसके साथ गई? नहीं, हम तो नहीं जानते इसको।
हाँ, तेजस्विनी कह रही थी उसका कोई सुपरवाइजर है जगदीश माने करके, उसने एक अच्छी नौकरी दिलवाई है उसे। तेजस्विनी का और भी कोई नंबर जो अभी है, उसके अलावा कोई नंबर? नहीं, उसका एक ही नंबर है। पर आप लोग हो कौन और तेजस्विनी के बारे में इतना पूछ रहे हो? मेरी बेटी ठीक तो है ना? माँ जी, आपकी बेटी खतरे में हो सकती है। उसकी अगर कोई फोटो है तो जल्दी दीजिए तुरंत। खतरे में? किस खतरे में है मेरी बेटी? सर देर हो गई। सन की तेजस्विनी को लेकर सोलापुर निकल गया। कैसे निकली? तेजस्विनी की माँ बता रही थी बस से। बोलिए मिलिंद सर। अरुण, तेजस्विनी बस से निकली है सोलापुर के लिए उस आदमी के साथ। प्राइवेट बस या एसटी बस? कुछ और डिटेल है? नहीं है, पर मुझे लगता है एसटी बस से निकले हो। सर हमारे इधर 2 डिपो हैं एसटी बस के, पहला पुणे स्टेशन पे, दूसरा शिवाजी नगर स्टेशन पे। मैं पता करता हूँ कि सोलापुर के लिए कौन कौन सी बसें निकली। इस वक्त हमारा मुकाबला समय से था और हम काफी पीछे चल रहे थे। हमारा मुजरिम हमसे जितने करीब था उतना ही दूर भी था। वो हमसे एक कदम आगे ही था, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने पुणे से निकलने वाली सोलापुर की हर एक एसटी बस को टटोला, ये समझकर कि मुजरिम अपनी टारगेट तेजस्विनी को एसटी बस में ले गया होगा। हमने दोनों की फोटोज भी सर्कुलेट की थी। हम पुणे सोलापुर के रास्ते पर हर पेट्रोलिंग टीम के टच में थे। हर गुजरने वाली बस को रोका जा रहा था, एसटी, प्राइवेट, सभी। सोलापुर पुलिस पे फुल रेड अलर्ट है। उधर आने वाली सभी बसों की तलाशी ले रहे हैं, इनकेस हमसे कोई बस मिस हो। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो गई। हमारे खोज शुरू करने से पहले कहीं वो उतर ना गया। कत्ल की लोकेशन ज्यादातर सुनसान इलाके रहे हैं, जिनका मुआयना वो पहले ही करा था। फिर भी लगे रहते हैं। कम से कम हमें इतना तो मालूम है कि वो इन 2 शहरों के बीच में है। हम उस सनकी को पकड़ लेंगे सर। उम्मीद यही है कि वो तेजस्विनी के साथ कुछ करे, उसके पहले ही हम उसे धर लें। दिन के आखिर में कई बसों की स्कैनिंग के बाद आखिरकार हमें हमारी मंजिल नजर आने लगी। तीर निशाने पर लगने को। चल उधर नीचे धर। हमने हमारे संदिग्ध सुधीर परब उर्फ जगदीश माने को धर लिया था और तेजस्विनी उसके साथ नहीं थी। सर बार बार पूछा पर कुछ नहीं बोला। सर जबान पे ताला लगा है। तोड़े ताला सर? अभी तक तेजस्विनी का पता नहीं चला। अभी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुधीर पर 3rd डिग्री इस्तेमाल ना करें। इतने मर्डर किए उसने, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा और हो सकता है कि अगर आप उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो वो एकदम खामोश हो जाए। हमने उसकी दोनों पत्नियों को भी बुलाया, शीतल और पल्लवी। वो उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। शायद वो इससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, आप मेरे वहाँ आने तक का वेट कर सकते हैं, मैं उससे बात करूँगी। ओके, लेकिन जल्दी आना। ये औरतें आसानी से हाथ नहीं आ रही थी, है ना? तुम्हें 24 घंटे यही ख्याल रहता, यही सोचते रहते कि इनको पाना है, छूना है, इनके साथ सोना है, लेकिन इनको बता नहीं सकते कि ऐसा ऐसा है। सर तेजस्विनी की लाश मिल गई। कहाँ? पुणे से लगभग 50 किलोमीटर दूर, सोलापुर की तरफ, जंगल इलाके। बिल्कुल उसी कंडीशन में मिली है लाश और तेजस्विनी के पर्स से मुंबई के किसी हरीश जागीरदार के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिला है। मुंबई आरटीओ से इशू किया हुआ। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उनके हाथ भी वही फाइंडिंग्स लगेगी जो पहले के केसेस में मिली। तेजस्विनी की लाश मिली। लेट हो गया। काफी। पता करना होगा इससे कि नासिक और मडगांव की वो दोनों औरतें कौन थी।
बोलेगा, ये ज़रूर बोलेगा। सुधीर, एक खबर है तुम्हारे लिए। मधु आई है तुमसे मिलने। जिस तरह तुम इतने समय से उससे मिलने के लिए पागल रहे हो ना, वो भी तुमसे मिलने के लिए बेताब। आखिरकार हमने उसे कांटेक्ट कर लिया। मिलोगी नहीं उससे? कहाँ है मधु? बाहर खड़ी है, बुलाऊं अंदर? जरूर बुलाऊंगी, लेकिन उससे पहले मेरी मदद कर दो। तुम इन दोनों औरतों को मधु मान बैठे थे ना? ये संगीता है, संगीता आचरेकर। कहाँ काम करती थी? मडगांव के आसपास? नहीं, बेलगांव से थी। इस संगीता को तुम बेलगांव से मडगांव लेके आए थे किसी नौकरी के बहाने? मडगांव नहीं, पणजी। और फिर वहां तुमने कृष्ण मंदिर में माथा टेकने का बहाना बनाया। तुम वहां पहले भी गए हो? हाँ। मधु, मधु कहाँ है? कहाँ है मधु? सुधीर, बस तुम मुझे ये बता दो कि ये औरत कौन है, फिर मैं मधु को अंदर बुलाती हूँ। वो भी काफी समय से तुम्हें मिलने के लिए इंतजार कर रही है। ये वैष्णवी है, वैष्णवी परदेशी। और तुम इसे नासिक कहाँ से लेके आए थे? सूरत से। ये किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करती थी? अब मधु को यहाँ बुलाओ। बस एक और सवाल, तुम्हारी दूसरी बीवी पल्लवी, उसकी छोटी बहन मोनाली, उसको क्यों मार डाला? लाश का है। हमने वाई और चिपलिन के बीच का चपा चपा छापा, लेकिन लाश नहीं मिली। मोनाली मानी कैसे? पंचगनी में उसे सिर्फ 5,000 मिल रहे थे। मैं बोला चिपलुन में 12,000 मिलेंगे, रहने खाने का अलग से। कहाँ मारा उसे? महाड़ के पास। तुम उन जगहों को पहले वीडियो में उतारते थे, वीडियो रिकॉर्डिंग करते थे। कारण क्या था उन्हें मारने का? क्या दुश्मनी थी उन औरतों के साथ? मधु कहाँ है? क्या तुम इन औरतों को पहले अप्रोच करते थे और ये तुम्हारे साथ सोने से मना कर देती थी, इसलिए तुम इनकी ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाते थे, कॉन्डोम यूज़ करते थे और इनके साथ सेक्स करते थे और फिर इनका कत्ल कर देते थे? सुधीर, तेजस्विनी को मारने के लिए तुमने इसको इस्तेमाल किया, बाकी सबके मर्डर्स के लिए भी तुमने चाकू का इस्तेमाल किया। तुम लोगों की आइडेंटिटीज बड़ी चालाकी से चुराते, काफी शातिर प्लानिंग रहती होगी, नहीं? मधु कहाँ है? ये आदमी मानसिक रूप से प्रभावित जरूर है, पर ऐसा लगता नहीं कि इसको कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। ये आदमी विकृत है। इसका दिमाग स्टडी करने के लिए इससे डिटेल में बातचीत करनी होगी। हमें जो चाहिए था वो मिल गया है। केस सोल्व हो गया, अब हम चार्जशीट फाइल कर सकते हैं। संगीता आचरेकर और वैष्णवी परदेसी, इन दोनों की फैमिली को ट्रेस करना होगा। रचना, इस हत्यारे को स्टडी करने का तुम्हें काफी वक्त मिलेगा। अब हम इसे फरार नहीं होने देंगे। एंड आई होप इंस्पेक्टर, अगर फ्यूचर में ऐसा कोई केस आए तो स्टडी को काम में लाया जाएगा। पल्लवी को गहरा सदमा बैठा उसके पति की हकीकत जानकर। उसका परिवार हक्का बक्का रह गया ये जानकर कि उनकी दूसरी बेटी इसी आदमी के हाथों मारी गई थी। तेजस्विनी का परिवार तहस नहस हो गया ये जानकर कि तेजस्विनी को धोखे से ले जाया गया और फिर कत्ल कर दिया गया। महाड़ पुलिस से कांटेक्ट करने पर पता चला कि मोनाली कुर्वेकर की लाश उन्हें पास ही के जंगलों में मिली थी। शिनाख्त ना होने पर
उसे लावारिस मानकर उसका क्रियाकर्म कर दिया गया था। संगीता आचरेकर और वैष्णवी परदेसी के परिवारों से कांटेक्ट किया गया। पता चला दोनों तलाकशुदा थी और अकेली रहती थी। दोनों के परिवार वालों ने औपचारिक तौर पर इंक्वायरी की थी उनके काम की जगह पर उसके बाद उन्हें एक तरीके से भुला ही दिया था। सुधीर, मधु कौन है? हमें अब तक नहीं मालूम मधु कौन है, जिसके बारे में विजय बार बार जिक्र करता रहता है। संगीता आचरेकर के लिए वो पीटर गोम्स, पल्लवी और उसके परिवार के लिए वो कमलेश जाधव बने, सूरत की वैष्णवी परदेसी के लिए वो विजय शिंदे था, तेजस्विनी उसे जगदीश माने के नाम से जानती थी, शीतल और मैथिली खेड़ेकर के लिए वो सुधीर परब था। साइकेट्रिक एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स इस नतीजे पर पहुंचे कि इस आदमी को कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी नहीं थी। ये मानसिक रूप से काफी सक्षम था अपने गुनाहों को प्लान कर अंजाम देने के लिए। पता चला ये केवल ओवरसेक्स्ड यानी अति कामुक इंसान है। जो औरतें इसकी पहल को ठुकराती या इस पर किसी तरह का दबाव डालती या जिन पर यह काबू नहीं कर पाता तो ये उनका और कत्ल कर देता। और चूंकि एक बारी उसकी मॉडस ऑपरेंडी काम कर गई थी, वो बार बार यही भयंकर जुर्म दोहराता रहा। ब्रोकन विंडो थ्योरी, कभी भी किसी केस को अनसुलझा या अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। सुधीर परब का हॉस्पिटल से फरार होना छोटी बात नहीं थी। उसका इस कदर पीछा होना चाहिए था कि वो अपने अगले शिकार संगीता आचरेकर तक पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार होता। संगीता का केस अनसुलझा रहा, मोनाली का केस अनसुलझा रहा, कमलेश जाधव का गायब होना भी पूरे जोश के साथ इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए था। शायद वैष्णवी परदेसी का केस होता ही नहीं, तेजस्विनी का केस तो होना ही नहीं चाहिए था। अब हम पूरी ताकत से लड़ेंगे सुधीर परब को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते क्राइम पेट्रोल सतर्क में। जय हिंद।